press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गुरी रुपाल, गुरी 4G चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोस्ट सर्चिंग। अगर टॉप 10 गूगल में से अगर टॉप सर्चिंग क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें एक जरूर आएगा कि मेरे लिए बेस्ट पीसी कौन सा रहेगा। हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है। कोई बंदा वीडियो एडिटिंग करता है, कोई फोटो एडिटिंग करता है, कोई गेमिंग करता है और हर बंदे का बजट डिफरेंट रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे लिए पीसी कौन सा बेस्ट रहेगा जो हमारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के काम को फुलफिल कर पाए। बजट फ्रेंडली हो। बजट फ्रेंडली इन द सेंस मतलब ऐसा ना हो कि हाँ कम प्राइस में। बजट फ्रेंडली इन द सेंस मतलब लंबा समय के लिए हमारा वो मशीन हमारे लिए काम कर पाए। आज हम इस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि रैम क्या काम करती है, कौन सी रैम जरूरी है, कितनी मेगाहर्ट्ज क्या होते हैं, मतलब एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर अगर आपको कोई मशीन लेनी पड़े या किसी फ्रेंड को सजेशन देनी पड़े तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज हम डलवाएं, कौन सी मशीन में ना डलवाएं। फर्स्ट टॉपिक है कैबिनेट। अगर हम कैबिनेट के बारे में बात करें तो इसको हम 3 साइजेस में डिवाइड करेंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कैसे हम उसको चूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें जो मेरे पास अभी मशीन है, अगर इसके मदरबोर्ड के साइज के बारे में हम नजर मारें तो ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा का पूरा फिट है। अगर आप मदरबोर्ड भी देखोगे ना तो फुल साइज का है। अगर मान के चलो भी छोटा मदरबोर्ड होगा तो उसमें जो ऑन बोर्ड एसएसडी है वो नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड के पोर्ट्स नहीं होंगे, एक्स्ट्रा रैम्स की पोर्ट नहीं होंगी, मतलब काफी सारी फर्क रहता है। तो इसीलिए जो लार्ज मदरबोर्ड रहते हैं वो कॉस्टली रहते हैं। आप अगर एक चीज और जज कर पा रहे होगे कि मदरबोर्ड और सप्लाई के बीच में ये काफी सारा गैप है। गैप क्यों है इसके बारे में मैं पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जरूरी नहीं सेम टू सेम कैबिनेट लेनी, आप अपने हिसाब से कोई भी कैबिनेट ले सकते हो, मगर उसका सिनेरियो पता रहना चाहिए कि क्या चीज कैसे रोल अदा करती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सप्लाई डिफरेंट है और मदरबोर्ड और सारे इक्विपमेंट्स का पार्टीशन डिफरेंट रहता है। मोस्टली जो गर्मी पैदा होती है वो सप्लाई से ही गर्मी पैदा होती है। 60-70% देखें तो सप्लाई ज्यादा गर्मी पैदा करती है। वो गर्मी ऊपर नहीं जाती तो सप्लाई क्या करती है कि सारी के सारी जितनी भी गर्मी है वो यहाँ से बाहर निकाल देती है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ऐसे वेंटिलेशन के लिए जाली लगी हुई है ताकि इसकी जितनी भी गर्मी है वो ऊपर की तरफ मूव करती है तो ऊपर जल्दी गर्मी निकल पाए। और इसके बाद में अगर सामने की बात करें तो यहाँ पे 3 फैन लगे हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं हवा बाहर निकालने के लिए। एक फैन यहाँ पे लगा हुआ है। वेंटिलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, हवा निकालने का सिस्टम आपकी कैबिनेट में ज्यादा अच्छा होगा। आपका सिस्टम उतना कूल रहेगा, जितना कूल रहेगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी मच बेटर रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई हम कैसे चूज करेंगे। अगर मेरे पास अगर देखा जाए तो कूलर मास्टर की 600 वॉट की सप्लाई लगी हुई है। पावर सप्लाई इतनी जरूरी क्यों है। अगर आपके मशीन के पास बैकएंड पे उतनी पावर ही नहीं होगी जो मशीन को एक रिक्वायरमेंट है, मान के चलो मशीन को 100% की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो पावर सप्लाई है वो कम की है, मान लो वो 80 प्रोड्यूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो कमी है वो आपके सिस्टम को परफॉर्म करने में हेल्प नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे मेरे पास कूलर मास्टर की है 600 वॉट सप्लाई है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 750 वॉट से ऊपर की सप्लाई या 1000 वॉट अगर आप लगवा पाओ तो बेस्ट है। लंबे समय के लिए अगर आपने कोई पीसी या मशीन तैयार करवानी है तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मेरे पास अभी जो लगी हुई है 600 वॉट की, मैंने इसको अपग्रेड करवाया था, वो उसको अराउंड 5 साल हो गए। उस टाइम ये बेस्ट थी, ठीक है। उस टाइम 650 या 600 वॉट ही आ रही थी तो मैंने उस टाइम के हिसाब से इसको लगवाया था। मगर आज की बात करें ये अपना 100% परफॉर्म कर रही है। बहुत सारी सप्लाई ऐसी रहती हैं जो लोकल ब्रांड की रहती हैं, वो आज तो आपको परफॉर्म करेंगी 100%, मगर अब धीरे धीरे क्या होगा कि वो 1 साल बाद अपनी क्षमता से नीचे अपने आप ड्रॉप कर देगी। मगर कूलर मास्टर की खासियत यही है कि जितना टाइम ये चलेगी अपनी 100% कैपेबिलिटी पे चलेगी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा 750 वॉट से नीचे नहीं लगवानी। अगर आप लगवाना चाहते हो, जो आपके पास बजट है, तो 1000 वॉट की आप सप्लाई लगवाओ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सारी मशीन ने पावर कंज्यूम करना है, पीछे
सप्लाई ने ही पावर देनी है। मान के चलो बाद में 2 हार्ड ड्राइव या 3 हार्ड ड्राइव, बहुत सारे लोग 4-4 5-5 हार्ड ड्राइव भी यूज करते हो, तो लोड कहाँ पे पड़ेगा? पीछे सप्लाई पे। अगर सप्लाई की कमी होगी तो पूरी की पूरी मशीन में डिस्टर्ब होगी, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आएगी ही आएगी। अभी आप देखो कि आपके जो पास मशीन है वो उसमें कौन से वॉट की सप्लाई लगी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मशीन कितना परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अगर मैं इस सप्लाई के बारे में बात करूं तो 5 साल पहले मैंने ये सप्लाई लगवाई, मगर उस टाइम पे भी इसके पावर शॉकेट थे। ये वाली कंपनियों को पता रहता है कि इन फ्यूचर क्या क्या बाद में बंदा अपने पीसी में डलवा सकते हैं। जैसे मैंने ग्राफिक कार्ड, पहले मेरे पास 1050 Ti था, उस टाइम उसमें ये वाली वायर लगती नहीं थी। मैंने जैसे ग्राफिक कार्ड अपग्रेड किया उसके बाद में मैंने जज किया कि ये वाला सॉकेट जो इतने टाइम से मतलब फ्री पड़ा था, ये क्यों लगा हुआ था। देखो, अगर मेरे पास नॉर्मल सप्लाई होती तो मेरे को सप्लाई चेंज करनी पड़ती इसको पावर देने के लिए, तो मेरे को देखो उसी टाइम मेरे पैसे बच गए जिस टाइम मैंने ले आके ये ग्राफिक कार्ड 2060 लगाया था। मैंने लगाया और ये मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने प्लग इन किया, मेरा काम चल गया। वरना मेरे को उसी टाइम ऑन द स्पॉट 8-10 हज़ार रुपये दोबारा फिर लगाना पड़ता। ये फायदा रहता है कि अगर आप सप्लाई लगवा रहे हो कभी कंप्रोमाइज मत करो। नेक्स्ट टॉपिक है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम कैसे चूज करें? जहां मैं मान के चलो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये वाला मदरबोर्ड चूज किया था, असूस का टफ गेमिंग के नाम से ये मदरबोर्ड है। मॉडल नंबर है Z490। अभी और भी अपग्रेड हो चुकी है क्योंकि मेरे को 4 या 5 साल हो गए इसको यूज करते हुए। उस टाइम की बात करें तो ये अपनी टॉप 5 की लिस्टिंग में था और इसकी रेटिंग थी 5.0 अमेजॉन पे। तो तब मैंने इसको बाय किया था। रीजन क्या था कि इनबिल्ट वाईफाई, ब्लूटूथ भी उस टाइम की जो टॉप जनरेशन थी। वाईफाई था, इसमें डुअल बैंड 2.5 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज वाला इनबिल्ट वाईफाई लगा हुआ था। और इसके बाद में इसमें हम 2 SSD लगा सकते हैं, और SSD भी बाहर वाली नहीं जो वायर के साथ लगती है, SSD जो ऑन बोर्ड लगती है, NVM बोलते हैं इसको, NVM M.2। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया था कि ताकि मेरे को लंबा समय किसी टाइप की अगर मेरे को अपग्रेडेशन करनी पड़े तो मेरे को मदरबोर्ड पे दोबारा पैसे ना लगाने पड़े। तो इसीलिए मैं इसको अपनी बेस्ट कैटेगरी में मानता हूं कि आपको भी मदरबोर्ड ऐसा चूज करना चाहिए आपकी मशीन को लंबा समय हैंडल कर पाए। जैसे इसके रैम की बात करें तो 128 GB तक हम अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड में जान ही नहीं होगी, 128 GB रैम को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो आपको अपने मदरबोर्ड के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन सा अपने मशीन में लगवाना है या नहीं लगवाना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या काम करता है? प्रोसेसर एक दिमाग का रोल अदा करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, दिमाग पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को चलाता है, कब फिंगर्स मूव करेंगी, तब कब आर्म मूव करेगी। वैसे ही अगर हमारे कंप्यूटर में बात करें तो प्रोसेसर एक दिमाग का रोल अदा करता है। कौन सा टास्क कब काम करेगा, कितनी पावर की जरूरत है, कब किस चीज़ को किस तरफ डाइवर्ट करना है, कब रैम काम करेगी या कब ग्राफिक कार्ड की तरफ पूरे का पूरा लोड ट्रांसफर करना है, तो वो सारा हैंडल करता है प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर आपका अच्छा होगा तो वो मल्टीटास्किंग को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। मल्टीटास्किंग होती क्या है? एक तरफ इमेजिन करो कि प्रीमियर चल रहा है और आपने एक तरफ रेंडरिंग लगानी है मीडिया इनकोडर में, तो अगर आपके प्रोसेसर में जान होगी तो वो साथ के साथ रेंडरिंग भी करवाएगा और साथ के साथ आपको वीडियो एडिटिंग में भी परफॉर्मेंस देगा। अगर आपके प्रोसेसर में जान नहीं होगी तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे एक ही काम कर पाओगे, जा आप रेंडरिंग ही लगा पाओगे, जा एक टाइम पे आप वीडियो एडिटिंग ही कर पाओगे। अगर मान के चलो साथ के साथ आपको एडिटिंग के टाइम पे फोटोशॉप खोलनी पड़ जाए, जा आफ्टर इफेक्ट में काम करना पड़ जाए, तो अगर आपको वो खोलोगे, लोड किस पे पड़ेगा? प्रोसेसर पे। प्रोसेसर में जान होगी तब उन चीजों को हैंडल कर पाएगा। यहाँ पे रोल रहता है प्रोसेसर का मल्टीटास्किंग में। अगर आपको हल्का फुल्का काम करना है तो आपको प्रोसेसर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपको इतना बड़ा चाहिए कि आपको 4 सॉफ्टवेयर एक टाइम पे ओपन करने पड़े। अगर आप मतलब प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो पता नहीं चलता कि मेरे को कब फोटोशॉप की जरूरत पड़ जाए, कब आफ्टर इफेक्ट की जरूरत पड़ जाए, कब मेरे को रेंडरिंग की जरूरत पड़ जाए। तो अगर आपके पास प्रोसेसर अच्छा होगा तो वो
परफॉर्मेंस उतनी बेटर देगा। अगर मेरे पास प्रोसेसर की बात करें तो मेरे पास है 10850K। इसमें भी फर्क रहता है कि अगर आपके पास मान लो मेरे पास 10850 विदाउट K होता, अगर K वाला 100% जाके परफॉर्म करता है और दूसरा 80% परफॉर्म करेगा, वो 20% की परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और एक चीज और बताता हूं, मेरे पास जो प्रोसेसर है वो है i9 10850K। जब मैंने डलवाया था तब, अभी तो 12 जनरेशन चल रही है, तो उस टाइम मैंने लगवाया था इसको अनलॉकर में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अनलॉकर के बारे में पहली बार सुना होगा ना, अनलॉकर क्या रहता है। जैसे मेरा प्रोसेसर है, मेरा 5 गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर है, मगर मेरा अभी ये 2.5 गीगाहर्ट्ज पे मैंने इसको चला रखा है, क्योंकि मेरे पास 2.5 गीगाहर्ट्ज तक मैं चला सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरे को कहीं कोई 3D एनिमेशन करना पड़े या हैवी टास्किंग काम करना पड़े, जो मान लो 8K एडिटिंग करनी पड़े, तो वहां पे मैं इसको ओवरक्लॉक कर सकता हूं। ओवरक्लॉक मतलब मैं इसको 2.5 से शिफ्ट करके मैं इसको 5 गीगाहर्ट्ज तक लेके जा सकता हूं। बहुत सारे प्रोसेसर ऐसे रहते हैं जो मान लो एक जगह पे कंपनी क्या करती है कि 2.5 गीगाहर्ट्ज है, या मान लो 3.5 है, 3 है, ठीक है, उसको एक वैल्यू देके लॉन्च कर देती है, तो उसको हम ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। ओवरक्लॉक कर सकते हैं मगर उसमें रिस्क रहता है कि वो मतलब डैमेज तक हो सकता है, और डैमेज का गारंटी नहीं रहती। मगर इसको मैं 2.5 से 5 गीगाहर्ट्ज तक मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये अनलॉकर वाला मॉडल है। तो इसीलिए हमको प्रोसेसर चूज करने से पहले हमको सोचना चाहिए कि काम के लिए कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, तो आप अपने हिसाब से आप इस चीज को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है रैम। रैम क्या काम करती है, या कौन सी हमको रैम चाहिए रहती है। अगर मेरे पास अगर बात करें तो मेरे पास है कॉर्सेर की 16 GB की 2 रैम लगी हुई हैं, और DDR4 और 3200 मेगाहर्ट्ज की है। मैंने काफी सारी वैल्यूज इसमें बोल दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एक वैल्यू की क्या अहमियत रहती है। DDR4 जनरेशन का है, जैसे नेटवर्क में 2G 3G 5G, वैसे इसमें DDR4, अभी DDR5 भी आ चुकी है। मेरे पास जो मदरबोर्ड है वो DDR4 को सपोर्ट करता है। आप ऐसे नहीं भी DDR4 वाले मदरबोर्ड में आप DDR5 वाली रैम आके लगा सकते हो, वो लगेगी ही नहीं। तो इसके बाद में आ गया हर्ट्स, 3200 हर्ट्स मैंने बोले। जितने हर्ट्स ज्यादा होंगे उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर रहेगी। आपने देखना है कि आपकी जो रैम है वो कौन से DDR की है, कौन से हर्ट्स वाली ली है, 3200 ली है। तो आपने देखना है कि आपका बजट मतलब किसमें बेस्ट रहता है। मेरे पास कॉर्सेर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरे पास पहले i7 था, उसमें किंगस्टन की थी। कोई जरूरी नहीं, कोई कंपनी के हिसाब से ही आपने लेनी है। टाइम टू टाइम ये वेरी करती रहती है कौन सी परफॉर्म कर रही है। आपने मार्केट में थोड़ा सा एक बार पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप ऑनलाइन कोई वीडियो भी देख सकते हो। इसके बाद में मशीन में रैम का क्या रोल रहता है, मतलब 16 GB रैम से भी काम चल सकता था, या मान लो 8 GB रैम से भी काम चल सकता था। तो मैंने 16 GB रैम क्यों डलवाई? 16 GB रैम इसीलिए मैंने डलवाई कि अगर आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हो तब भी ये अपना रोल अदा करती है। प्रोसेसर क्या काम करता है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो तो वो पूरा नहीं, कुछ हिस्सा जो जरूरी रहता है, एल्गोरिथम को पता रहता है कि मेरे को ये वाला फाइल्स की ज्यादा जरूरत रहती है कि बार बार रीड एंड राइट वाला इशू खत्म हो जाए, तो वो कुछ मेमोरी जाके उस सॉफ्टवेयर की कुछ फाइल्स रैम में रख देता है। वो रैम में परमानेंट, जैसे हार्ड ड्राइव में परमानेंट हमारा डाटा रहता है, वो कुछ समय के लिए रहता है, जितना टाइम आपका काम चल रहा है या जितना टाइम आपने अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं किया। जैसे आपने क्लोज किया, प्रोसेसर उसी टाइम उस रैम में से वो सारे का सारा डाटा अरेंज कर देता है। जब कोई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप खोलोगे उसका कुछ हिस्सा रैम में खोल के ऑलरेडी रख देता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो झट से पिक करे और आपका जो टास्किंग है, जो आपका काम है, वो रुके ना। तो आप देखोगे जब भी आपकी विंडो रन होती है तो साथ के साथ आपकी 3 GB के राउंड या 4 GB के राउंड रैम यूज होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास 8 GB रैम होगी, मान के चलो आपने 8 GB रैम डलवा रखी है इतनी बड़ी मशीन में, तो जिसमें आपकी विंडो रन होते ही 4 GB रैम वो पूरी की पूरी सक कर गया, पीछे रहेगी कितनी, 4 GB। जब आप मान लो कि चलो भी प्रीमियर खोलोगे, प्रीमियर रन होते ही 4 GB रैम खा जाता है, तो वो पूरी की पूरी 8 GB रैम यूज होगी। जब मशीन के पास वो मेमोरी ही नहीं रहेगी
तो वो क्या करेगा, या फिर सॉफ्टवेयर बंद कर देगा, क्रैश कर देगा, या अपने आप को क्रैश कर देगा। मतलब जैसे एक ब्लू स्क्रीन वाला एरर आता है ना, वो मोस्टली इसीलिए आता है कि आपके मशीन के पास रन होने के लिए मेमोरी नहीं बची। क्योंकि जैसे अगर आप फोन में भी देखोगे ना, अगर आपके पास 128 GB का फोन है, आपको 116 या मान लो 110 ही यूज करने को मिलेगी, बाकी सारे का सारा सिस्टम ही यूज कर रहा होगा। तो वैसे ही यहाँ पे रैम का रहता है। रैम जितनी बड़ी होगी, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आपके पास 32 GB रैम होनी ही चाहिए। उससे ऊपर अगर आपका बजट है तो लगवाओ, मगर 32 GB के नीचे रैम मत लगवाओ। अगर आप वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप फुल HD का कर रहे हो, चाहे 4K कर रहे हो, इसमें फर्क क्या रहता है, मल्टीटास्किंग में आपका जो रैम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। कभी आप टास्क मैनेजर में जाओगे ना, टास्क मैनेजर में रैम वाला सेक्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे आपने फोटोशॉप खोली, साथ के साथ ही वो 3 GB या 4 GB आपकी साथ के साथ ही कंज्यूम कर जाएगा। मतलब रैम कहीं ना कहीं यूज हो रही है। अगर आपके पास जितनी अच्छी जनरेशन की रैम होगी, जितनी मेगाहर्ट्ज की रैम होगी, या जितनी ज्यादा मेमोरी वाली रैम होगी, तो आपका काम उतना स्मूथ होगा। तो आप समझ गए कि रैम की क्या वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम क्या काम करता है? कूलिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी मशीन को ठंडा रखने के लिए। मतलब ठंडा क्या, पूरा मशीन या कोई एक पर्टिकुलर एरिया। कूलिंग सिस्टम हमेशा लगता है प्रोसेसर पे। प्रोसेसर जब, जैसे मेरे पास अभी 5 GHz वाला प्रोसेसर है, तो मेरे को अगर इसको ओवरक्लॉक करके चलाना पड़ जाए, 5 GHz पे करके चलाना पड़ जाए, जितना ओवरक्लॉक करूंगा उतनी हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी। जितना प्रोसेसर ज्यादा गर्म होगा, उसको ठंडा करने के लिए उतनी अच्छी ऊपर कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। दो तरह के कूलिंग सिस्टम आते हैं, एक होता है फैन वाला, एक होता है लिक्विड, जहां पे जैसे मैंने अभी लिक्विड कूलर लगाया हुआ है। एयर वाले की प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एयर फ्लो वो कितना निकाल लेगा। देखो 3 फैन यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 ये लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, 6 फैन बॉडी के अंदर लगे हुए हैं, ये नहीं पूरी की पूरी हीट को बाहर निकाल पाते। अगर आपके पास एसी में आपकी मशीन चला रखी है आपने, तब आपको लिक्विड कूलर की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपको लिक्विड कूलर आपको लगाना ही चाहिए। जितना आपका प्रोसेसर ठंडा रहेगा, जैसे अगर आपके दिमाग की बात करें, हम धूप में जाते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है, तो उतना बेटर तरीके से हम सोच नहीं पाते। वैसे ही प्रोसेसर है, प्रोसेसर मतलब दिमाग, जितना प्रोसेसर ठंडा रहेगा उतनी आपके मशीन है उतना अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाएगी। अगर आपका बजट है तो आप हमेशा लिक्विड कूलर चूज करो। अगर आपका बजट नहीं है, या मान लो आपके पास एसी है, तो आप एयर वाला भी लगवा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है एसएसडी। एसएसडी आपके सिस्टम में कौन सी लगी रहनी चाहिए? एसएसडी दो तरह की आती हैं, एक वायर वाली होती है जो अलग से जाके आपकी बॉडी में फिट होती है, एक होती है ऑन बोर्ड, इसको NVMe M.2 बोलते हैं। इसकी मतलब जीबी के हिसाब से, जैसे आपकी हार्ड डिस्क रहती है 500 GB या 256 GB या मान लो 1 TB या 2 TB ऐसे रहती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दो तरह की एसएसडी चूज करते हैं, एक 256 रहती है, एक मान लो 1 TB की या 2 TB की। अगर आपका बजट है तो आप अलग से भी 1 TB या 2 TB की लगा सकते हो। जैसे मेरे पास ऑन बोर्ड 2 SSD की स्लॉट है, एक पे मैं चलाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक पे मैं अपना डाटा रखूंगा, जो मान लो जैसे हार्ड डिस्क टाइप में यूज करूंगा। तो एसएसडी में भी दो तरह की एसएसडी आती है, एक आती है ऑन बोर्ड, एक है वायर वाली। वायर वाली और जो ऑन बोर्ड एसएसडी में, दोनों में फर्क क्या रहता है? इसमें फर्क रहता है लेटेंसी का। लेटेंसी मतलब मदरबोर्ड से सिग्नल निकला एसएसडी में, गया दोबारा फिर आया, वो जाने वाला जो गैप है ना, उसको बोलते हैं लेटेंसी। कितने टाइम में वो डाटा जाएगा, फिर ट्रेवल होके दोबारा मदरबोर्ड के पास, प्रोसेसर के पास आएगा। उसमें पावर लॉस का भी इशू रहता है। पावर लॉस होगी तो आपका सिस्टम कम परफॉर्म करेगा। मान के चलो आपकी वो एसएसडी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी 100% कैपेसिटी पे या 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास ऑन बोर्ड एसएसडी होगी, पहली बात तो लेटेंसी ही खत्म होगी वायर वाली, दूसरी पावर कंजप्शन। मान के चलो एक एसएसडी को 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो वो एक्यूरेट मिलती रहेगी। जितनी पावर सप्लाई स्टेबल रहेगी उतना एसएसडी आपका
परफॉर्म मच बेटर करेगी। इसमें भी फर्क रहता है, जो NVMe.2 जो अभी लेटेस्ट हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको 256 चाहिए, 500 GB चाहिए, या 1 TB चाहिए, या 2 TB चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में दो लगवाओ, एक हो 256 GB जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चले, एक में आप डाटा रख सकते हो, वो 1 TB भी हो सकती है अगर आपका बजट है 2 TB की लगाओ। दो SSD क्यों बोल रहा हूं, अगर आप हैवी टास्क वाला काम कर रहे हो, मान लो 4K कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम SSD में NVMe में, और आपके जो डाटा है वो भी NVMe में है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जहां से डाटा आएगा जल्दी से जल्दी वो डाटा प्रोवाइड करेगा, तो वो सर्कुलेशन है वो जितना फास्ट होगा आपका डाटा का ट्रांसफर आपके सॉफ्टवेयर तक, वो उतना मच बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट है तो दोनों SSD लगाओ, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप एक SSD जरूर लगाओ, वो भी ऑन बोर्ड वाली, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। अगर आपका डाटा आप हार्ड डिस्क में रख रहे हो तो हार्ड डिस्क की जो RPM है, क्योंकि उसमें डिस्क घूमती है, डिस्क घूमने की जो स्पीड रहती है वो RPM में रहती है, वो 7200 RPM की कम से कम होनी चाहिए। उसमें भी काफी सारी हार्ड डिस्क रहती है, जैसे ग्रीन पावर की रहती है, ब्लैक पावर की रहती है, RPM डिफरेंट रहते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि उसमें भी आप 7200 RPM ब्लैक पावर की लगानी चाहिए, जैसे WD की ब्लैक पावर आती है, वो अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपका ब्लैक पावर की लगा रहे हो और 7200 RPM की लगा रहे हो तो उसी बजट में आजकल मतलब 1 TB की SSD आ जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों SSD यूज करनी चाहिए, एक चाहे वायर वाली लगा लो तब भी कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता। अगर आपके पास ऑन बोर्ड स्लॉट नहीं है दो वाली, तो एक ऑन बोर्ड लगाओ, एक वायर वाली SSD लगाओ, तो उसमें आपकी एडिटिंग का जो टाइम है, जहाँ आपका प्लेबैक, अगर आप सॉफ्टवेयर पे उसको प्लेबैक कर रहे हो, उसमें किसी टाइप का बफर नहीं आएगा, तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उस चीज को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमने वैसे SSD वाले पार्ट में हमने कवर कर लिया है, मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो, जो आपके पास ऑप्शन नहीं है SSD लगाने का, तो आप मतलब 4 TB से ऊपर हार्ड डिस्क मत लगाओ, 2 TB भी मत लगाओ। उसका रीजन क्या है कि आपके पास स्टोरेज का कम से कम स्पेस 4 TB का हो ही हो। उसमें भी अगर पार्टीशन कर रहे हो तो 2 TB की 2 पार्टीशन करो, ना कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं 1 TB की 4 पार्टीशन कर लेते हैं। उसमें भी आपका जो डाटा लॉस का, या बूट सेक्टर में प्रॉब्लम आने का, या मान लो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं माइनर उसमें प्रॉब्लम आपको आती ही आती है। अगर आपको पार्टीशन करनी ही है तो 4 TB में 2 TB की 2 पार्टीशन करो, वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है वो। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड हमको कैसे चूज करना चाहिए, ग्राफिक कार्ड का काम क्या है। जैसे आप हैवी टास्क काम कर रहे हो, तो जैसे मान के चलो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो प्रोसेसर क्या करेगा, जितना ग्राफिक वाला काम है वो ग्राफिक कार्ड को दे देता है कि वो प्रोसेस कर पाए। अपने आप को फ्री करने के लिए जितना आपका प्रोसेसर मतलब रिलैक्स रहेगा, फ्री रहेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके प्लेबैक में हेल्प ज़्यादा करेगा, या रेंडरिंग फास्ट हो पाएगी। तो ग्राफिक कार्ड का कुछ भी काम नहीं है, जितने भी ग्राफिक का प्रोसेसिंग है, GPU का मतलब ही ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। जितना भी ग्राफिक का काम है वो ग्राफिक कार्ड ही हैंडल करता है। मान के चलो अगर रेंडरिंग कर रही हो, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, तो आपका 1 घंटे की 1 घंटा रेंडरिंग के लिए ले सकता है। मगर आपके पास अगर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, वही काम आपका शायद 15 या 20 मिनट में हो जाएगा। तो आपका वहां पे टाइम भी बच गया, उसमें आपका जो प्लेबैक है, आप प्ले करके उस चीज को देखना चाहते हो, वो भी आपका स्मूथ हो गया। तो बहुत सारे काम है जो ग्राफिक कार्ड हैंडल करता है। तो आपकी मशीन में ग्राफिक कार्ड होना जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर फोटोशॉप की भी बात करें ना, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी आजकल ग्राफिक कार्ड को यूज करते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो CPU बेस्ड होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो GPU बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो पहले काम करते हैं CPU पे। अगर मान लो भी हैवी लोड हो गया या कुछ हैवी टास्क हो गया, तो प्रोसेसर साथ के साथ शिफ्ट कर देगा GPU पे। तो GPU आपके सिस्टम में लगा हुआ जरूरी है। तो आप ग्राफिक कार्ड कैसे चूज करें, जैसे मेरे पास अभी 2060 लगा हुआ है, मेरे पास 2060 सुपर नहीं लगा हुआ, मगर मेरे पास 2060 लगा हुआ है 6 GB वाला, तो मेरा ये अच्छा काम कर रहा है। 2060 में भी ऊपर वाले बहुत आते हैं, मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं 60-70 हज़ार रुपये लगाऊं, तो मैंने कम प्राइस में काम करने के लिए 2060
सुपर नहीं लिया मैंने, 2060 नॉर्मल ले लिया, मेरा काम चल रहा है। अगर आपका बजट है तो आप इससे ऊपर भी, जैसे अभी तो 4060 भी आ गया है ना, तो अगर आपका बजट है तो आप ऊपर जा सकते हो। मगर मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा कि 2060 से नीचे मत आओ। उसका रीजन क्या है कि अगर पहले जैसे मेरे मशीन में 1050 Ti लगा हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि बॉटल लैग का इशू आ रहा है। बॉटल लैग होता क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक तरफ मशीन बड़ी है, एक तरफ आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो छोटा है, एक तरफ से बहुत सारा डाटा आ रहा है, प्रोसेस करने के लिए जीपीयू में उतनी जान नहीं है। तो बॉटल लैग, जैसे बॉटल में ऐसे शेप होती है ना, तो एक तरफ से पावर आई, वो आगे जाके स्टक होगी, पूरी की पूरी वो परफॉर्म नहीं कर पाया। वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आपका ग्राफिक कार्ड छोटा है। तो 2060 ठीक है, बॉटल लैग बिल्कुल इसमें जीरो हो जाता है। अगर आपका बजट है तो ऊपर चले जाओ, अगर आपका बजट नहीं है तो 2060 से नीचे मत आओ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन सा डलवाना चाहिए, इसमें काफी सारी डिबेट रहती है कि विंडो 10 अच्छी है या विंडो 11 अच्छी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि विंडो 11 अभी बहुत स्टेबल चल रही है, कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज 11 में भी काफी सारे वर्जन आते हैं, जैसे 22H2, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पे रन हो रहे हैं। जैसे 2024 प्रीमियर चलाना है या फोटोशॉप 2024 चलानी है, तो आपके सिस्टम में वो होना कंपल्सरी है, उसके नीचे वो चलती ही नहीं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी अभी लेटेस्ट आ रहा है विंडोज 11 में 22H2 या कुछ भी XYZ कोई भी हो, तो आप वो डलवाओ, वो आपके लिए मच बेटर है। इसके बाद में एक और टॉपिक बहुत जरूरी है, वो ड्राइवर के रिगार्डिंग है। जैसे इसके ऑडियो के ड्राइवर या ग्राफिक के ड्राइवर रहते हैं, वो हमेशा अपडेट रखो। और एक चीज और है, जो मदरबोर्ड के साथ जो आपको डिस्क मिली है, जहां मान के चलो भी ऑनलाइन भी अगर सर्च करोगे ना अपने मदरबोर्ड का नाम, वहां पे ड्राइवर्स आते हैं विंडोज 11 के लिए, वो जितने भी हैं सारे के सारे इंस्टॉल करो, क्योंकि हर एक ड्राइवर ना डिफरेंट चिप सिस्टम को अनेबल करता है। अगर आपका मान के चलो भी कोई भी चिप अनेबल नहीं हुई, तो वो आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जितने भी ऑनलाइन जाओ, अपने मदरबोर्ड को सर्च करो, तो वहां पे विंडोज 11 के, अगर आपने विंडोज 11 डाली हुई तो विंडोज 11 के जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितने भी वाईफाई के हो, ग्राफिक कार्ड के हो, कोई चिप के हो या कुछ भी XYZ कुछ भी हो, वो सारे के सारे आप वहां पे इंस्टॉल उसको जरूर करो, ताकि आपका जो मदरबोर्ड है वो 100% अपनी पावर पे आपके प्रोसेसर को परफॉर्म करके दे पाए। तो ये चीजें भी काफी रोल अदा करती हैं। एक चीज और बहुत जरूरी है कि जो आपने साथ में हार्ड ड्राइव लगा रखी है, वो 4 TB की हो, 2 TB की हो, कोई भी हो, उसमें सॉफ्टवेयर मत रखो। विंडोज क्या करती रहती है, बार बार जाके उसको स्कैन करती रहती है, इसमें वायरस तो नहीं किसी टाइप का। जहां मान लो इतना डाटा अननेसेसरी मत रखो कि हर समय विंडो का काम क्या है, जो उसका सिक्योरिटी सिस्टम का काम क्या है कि वो सारे बूट सेक्टर्स चेक करती रहती है बार बार। तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं काम कर रहा है, जहां मान लो किसी टास्क पे लगा हुआ है, तो वो उतना परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिलैक्स है, उसने किसी टाइप का कोई और टास्क नहीं हैंडल किया हुआ, तो वो आपकी एडिटिंग में उतना बेटर परफॉर्म करेगा। तो आप हमेशा अपनी हार्ड ड्राइव में बिल्कुल लिमिटेड डाटा रखो जितनी आपको जरूरत है। आज की वीडियो का टॉपिक होता है कंप्लीट। आपने बहुत सारी बातें नहीं सीखी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।